नमस्कार दोस्तों, आपके साथ हूं रहमान सैफी। जैसा आप देख रहे हैं कि आज विंडो बना रहा हूं मैं, क्योंकि विंडो बनाने की जरूरत यूं पड़ी क्योंकि मेहरोलिया साहब मुझसे बहुत दूर हैं इस टाइम और मुझे इंटरव्यू करना था बहुत जरूरी। आज जो मुद्दा है वो है मेहरोलिया साहब, जो मेहरोलिया साहब के द्वारा, इनकी यूनियन के द्वारा जो एक पद यात्रा निकाली जा रही है सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर। उसमें से मैं ये बैनर आप मेरी स्क्रीन पर इस टाइम देख पा रहे हैं, इसमें कुछ चुनिंदा मांगे, मैं उनके ऊपर ही बात करने वाला हूँ। मेहरोलिया साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज प्रोग्राम में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सैफी जी, आपका भी और आपके चैनल का भी, जो समय समय पर कर्मचारियों की आवाज को उठाते रहते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेहरोली साहब, जिस तरह से आपके द्वारा एक बैनर जो है निकाला गया है और पद यात्रा की कुछ सूचनाएं मिल रही हैं हमारे को, जी उसमें क्या सच्चाई है? जो उसमें पहली मांग जो मैं ये देख रहा हूं, पूरे भारत में एनपीएफ को बंद करके जीपीएफ चालू किया जाए कर्मचारियों के लिए। इसका जी क्या मतलब है और कर्मचारियों को इससे क्या फायदा होगा? देखिए सैफी साहब, ये जो एनपीएस है, हम्म। ये हमारे सफाई कर्मचारियों के लिए किसी कैंसर से कम नहीं है। हम्म। अगर मैं इसका स्पष्टीकरण करूं तो एनपीएस जो है प्राइवेट कंपनी है, हम्म। और जो हमारे सफाई कर्मचारी 2004 से पक्के माने गए हैं, या जो कर्मचारी 2004 के बाद लगे हैं, उनका जीपीएफ नहीं कटेगा, उनका एनपीएस कटेगा। और जब अच्छा। एनपीएस कटेगा तो एनपीएस जो कंपनी है, नेशनल पेंशन सर्विस कहें या नेशनल पेंशन स्कीम कहें, ये एक प्राइवेट कंपनी है, ये कभी भाग सकती है देश से। हम्म। बहुत सारे लोग देश छोड़ करके भाग गए, देश का लाखों करोड़ रुपए लेकर के भाग गए हैं। जैसे कि मैं अगर उदाहरण के तौर पर बताऊं, मेहुल चोकसी है, विजय माल्या है, आपका नीरव मोदी है, ऐसे ऐसे पता नहीं कितने लोग 10 लाख करोड़ रुपए देश का लेकर के भाग चुके हैं, उनका आज तक कुछ नहीं बिगड़ा। और हमें अंदेशा है कि कल को अगर ये एनपीएस कंपनी अगर ये भी भाग जाती है, तो हमारे उन सफाई कर्मचारी भाई बहनों का, या यूं कहे कि और जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, वो चाहे किसी भी राज्य के कर्मचारी हो, चाहे वो रेलवे के कर्मचारी हो, चाहे वो डीटीसी के हो, हरियाणा रोडवेज, पंजाब रोडवेज, आपका महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, ये कहीं के भी हो कर्मचारी, उन सभी का जो भविष्य दांव पर है। अगर ये एनपीएस बंद करा करके जीपीएफ चालू नहीं कराया गया, तो ये मैं समझता हूं कि हमारा आने वाला भविष्य बहुत खतरे में है। जो पैसा हमारे कर्मचारियों ने, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट के हो, जो पैसा उन्होंने एक उम्मीद के साथ जोड़ा है कि भाई जब हम रिटायर होंगे तो हमें पैसा मिलेगा, लेकिन अगर कंपनी ही भाग गई तो हमारे जो सपने हैं वो सभी के सभी चकनाचूर हो जाएंगे। मेरे तो साहब, एक सवाल है मेरा यहाँ पर। जी जी। आज तक हमने सुना कर्मचारियों के मुंह से और हमने देखा भी उसको कि आज तक प्रत्येक कर्मचारियों का एनपीएफ जो है कटता जा रहा है, कटता जा रहा है। और जी जब कर्मचारी ये सवाल पूछता है अपने उस एनपीएफ के कटे हुए पैसों के बारे में कि मेरा आखिर वो पैसा है कहाँ, मुझे जी कब मिलेगा, तो प्रशासनिक अधिकारियों के पास उसका कोई जवाब नहीं होता। जवाब नहीं इसके लिए होता। क्या जी बताएंगे? जी। देखिए, मैं वही बता रहा हूं, अभी हमारे हमारे बहुत सारे कर्मचारी ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं हमारा कितना पैसा कट रहा है, उनके पास कोई डिटेल नहीं है, वो पैसा कट रहा है या नहीं कट रहा है, अगर जा रहा है तो कहां जा रहा है। जी। तो ये तो आज तक क्या यूनियन के नेताओं ने, इतनी सारी यूनियन दिल्ली के अंदर काम करती हैं, क्या उन्होंने कभी पूछने की जहमत नहीं उठाई प्रशासनिक अधिकारियों से क्या आखिर ये कर्मचारी का पैसा कहाँ है? देखिए, ये एक जो है नॉलेज नहीं है कर्मचारियों को, हमारे नेताओं को भी नॉलेज नहीं है इस चीज की, जानकारी का अभाव मैं कहूंगा इसको। क्योंकि ये जानकारी होनी बहुत जरूरी है हमारे कर्मचारियों को कि जो एनपीएस है उसका पैसा कहां जा रहा है या कहां नहीं जा रहा है, हमारे कर्मचारियों को नहीं पता। और हमारे यूनियन के लोग, बहुत सारे लोग उससे भी अनजान, वो भी अनजान है। कर्मचारी तो अनजान होना स्वाभाविक है, क्योंकि कर्मचारी जो है वो अनपढ़ होता है, वो इतना पढ़ा लिखा नहीं होता है। लेकिन जो यूनियन लीडर हैं वो तो पढ़े लिखे शिक्षित है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि ऐसे लोग जो यूनियन चला रहे हैं, जो अपने आप को शिक्षित बताते हैं, दावा ठोकते हैं कि हम इतने पढ़े लिखे हैं, उन लोगों ने इस बात को नहीं उठाया। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी गलती है, और इस गलती का खामियाजा कर्मचारियों को ना भुगतना पड़े, इसीलिए हमने इस मजदूर अधिकार पद यात्रा की शुरुआत की है। और बहुत जल्द आपके सामने रिजल्ट होगा। हम जब तक ये एनपीएस जो है इसको वापस नहीं कराएंगे और जीपीएफ लागू नहीं कराएंगे, तो मैं समझता हूं कि हमारा आंदोलन खत्म नहीं होगा। एक बात हो रही, क्या एक मुद्दा और इसमें आपने लिखा है, 240 दिन की हाजिरी होने पर सभी कर्मचारियों को नियमानुसार निर्मित किया जाए। ये मुद्दा तो मेहरोलिया साहब
मुझे भी 7 साल का समय एमसीडी के अंदर हो जी गया। इस मुद्दे को 50 100 बार, हजारों बार मैंने देखा है लोगों को, यूनियनों को उठाते हुए, लेकिन इस पर प्रशासन का कोई भी ध्यान नहीं है। आखिर जी। प्रशासन कर्मचारी के लिए इतना लापरवाह क्यों है यहाँ पर? देखिए, ये 240 दिन की हाजिरी का जो मुद्दा है, ये पूरे भारत में जो कर्मचारी हैं उनके उनके लिए है ये, और लागू नहीं हो पा रहा है। लागू, या यूं कहें कि सरकारें इसको लागू नहीं करना चाह रही हैं। राज्य सरकारें अगर चाहें तो इसको लागू कर सकती हैं। जैसा कि बिल्कुल अभी, कर सकते हैं। हाँ, जैसे कई राज्यों में ये हुआ है कि 240 हाजिरियों पर कर्मचारी, अगर किसी कर्मचारी की 240 हाजिरी हो जाती है तो उसको रेगुलर किया जाता है। लेकिन बहुत सारे कई राज्यों में ऐसा नहीं होता है, जबकि 240 हाजिरियों पर होने पर कर्मचारी को पक्का कर देना चाहिए। हमारे यूनियन लीडर क्या करते हैं, हम भी उसी में शामिल रहे हैं कि हम आंदोलन करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, धरना देते हैं, और मांग पत्र अपना कमिश्नर को दे के आ जाते हैं। कमिश्नर उसको डस्टबिन में डाल देते हैं। तो और यही बात है कहीं। हाँ, बिल्कुल। तो कर्मचारी भी हताश है, परेशान है। पिछले 25 सालों से सैफी जी, पिछले 25 सालों से मैं आंदोलन कर रहा हूं, और इतने सारे प्रदर्शन आपने देखा है। 2 बार भूख हड़ताल भी की है, स्वीट सेंटर के अंदर, सदन के अंदर भी घुस गया, कपड़े भी उतार दिए, ना जाने क्या क्या, बेड़ियां तक पहन ली। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन बेड़िया तक। हाँ, तो उसका प्रभाव जो है वो प्रशासन के ऊपर नहीं पड़ रहा है। अब की बार हम कमिश्नर से बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे माननीय अमित शाह जी से, जो कि देश के गृह राज्य मंत्री हैं। उनसे बात करेंगे, अगर उनका समय मिलता है। अगर उनका समय नहीं मिलता तो प्रधानमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी नहीं मिलते तो राष्ट्रपति जी से। लेकिन इस बार जो हमने ये कदम उठाया है, ये कदम पीछे नहीं हटेंगे, और हमारी जो मांगे हैं उन पर हम चर्चा करेंगे, अपना मांग पत्र देंगे। हमारी जो शुरुआत है पदयात्रा की, 19 सितंबर से अमृतसर वाल्मीकि तीर्थ, पावन वाल्मीकि तीर्थ से शुरू होने जा रही है। और ये पदयात्रा 22 दिन की पदयात्रा है, कोई छोटी यात्रा नहीं है। अपने घर से 22 दिन घर से दूर रहना, अपने बीवी बच्चों को छोड़ करके दूर रहना कोई छोटी बात नहीं है, और पैदल चलना उससे बड़ी बात है। हमारे बहुत सारे साथी हमारे साथ इस पदयात्रा में शामिल होने जा रहे हैं, जैसे कि आप पोस्टर में देख रहे हैं। हमारे जो साथी हैं, बहुत सारे साथी इस पदयात्रा में शामिल हो रहे हैं। मैं आभार व्यक्त करता हूं उन साथियों का, उन मेरे भाइयों का, जिन्होंने सफाई कर्मचारियों के दर्द को समझा, और अन्य विभागों के कर्मचारियों के दर्द को समझा, चाहे वो हॉर्टिकल्चर के कर्मचारी हैं, चाहे हेल्थ के कर्मचारी हैं, चाहे वो एजुकेशन के हैं। सभी कर्मचारियों के दर्द को समझते हुए, उनकी परेशानियों को समझते हुए, जिन मेरे भाइयों ने, जिन मेरे साथियों ने इस पदयात्रा में शामिल होने का निर्णय लिया, वो बहुत सराहनीय है, और उनका हृदय गहराई से धन्यवाद करता हूं। और एक मांग में इसमें पढ़ पा रहा हूं, जो आज तक मैंने उठती भी नहीं देखी, लेकिन पहली बार मैं आपके इस बैनर के अंदर देख रहा हूं। अगर ये मांग उठा ली जाती है तो कहीं ना कहीं जो रिटायर भी हो चुके हैं कर्मचारी, उनको भी इसका लाभ शायद मिल जाए। जो इसमें मांग में पढ़ पा रहा हूं, कुल आरक्षण का 5% आरक्षण सफाई कर्मचारियों की उपजातियों को अलग दिया जाए। ये क्या पूरी होने वाली मांग है? प्रशासन क्या झुक सकता है इस मांग को पूरा करने के लिए? देखिए, झुकता है, झुकाने वाला चाहिए। अब मुझे पूरा वो याद नहीं आ रहा है क्या था। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, कुछ इस तरह का। हाँ, यही बात है। तो अगर हम सभी पूरे देश से जितने भी सफाई कर्मचारी वर्ग के लोग हैं, वो अगर सभी इकट्ठे हो जाएं, तो मुझे नहीं लगता कि हमारी कोई भी मांग प्रशासन या शासन ना माने। अभी जो आपने कहा 5% की जो मांग है हमारी आरक्षण की, देखिए सैफी जी, होता क्या है, हमारा जो सफाई कर्मचारी है, चाहे किसी भी राज्य में है, वो बहुत ही घृणित काम करता है, बहुत गंदा काम करता है। वो हजारों बीमारियां अपने शरीर में लेकर के आता है, अपने परिवार में ही बांटता है उन बीमारियों को। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और फिर उसके बाद में उसको कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलती है। जब उसको मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलती, अपनी जान को जोखिम में डालता है, अपने परिवार की जान को जोखिम में डालता है, उसके बावजूद उसको कुछ नहीं मिलता। तो इसलिए हमारी ये मांग है कि जो कर्मचारी अपनी जान को जोखिम में डाल रहा है, अपने परिवार की जान को जोखिम में डाल रहा है, तो उसके लिए उनको 5% आरक्षण अलग से मिलना चाहिए, ताकि वो अपने परिवार का ठीक से पालन पोषण कर सके, उनके अपने परिवार को, हाँ, उनको नौकरी मिल सके। तो ये हमारी मांग है, और ये पिछले कई सालों से अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ, हमारा जो बैनर है, उसमें चल रही है। हमारे राष्ट्रीय इसी से जुड़ी मैं पढ़ पा रहा हूं उस टाइम, सभी सरकारी, अर्ध सरकारी, सभी सरकारी, अर्ध सरकारी विभागों में कर्मचारियों के लिए रिक्त पदों को भरा जाए।
जी मरियोला साहब देखिए, पक्के प्रशासन नहीं कर पा रहा है, सैलरी समय से नहीं दे पा रहा है, जी। तो ये भरेगा कैसे? ऐसी क्या रणनीति है आपके पास जिसके कारण ये भर पाए उन पदों को हमारा जो प्रशासन है निगम का? सैफी जी, ये मांग प्रशासन से नहीं है, अब ये भारत सरकार से मांग है। अच्छा। क्योंकि प्रशासन कंगला हो सकता है, भारत सरकार के पास कमी नहीं है, हर चीज उपलब्ध है, इतने बड़ा देश है, 130 करोड़ की आबादी है, और आज बहुत विश्व में भारत का नाम है, बड़े गर्व से लिया जाता है। तो हमारी ये जो मांग है हमारी भारत सरकार से, राज्य सरकार से नहीं है कि जो हमारे जो कर्मचारी हैं, जो देखिए रिक्त पद की बात है, रिक्त पद कहां नहीं है, चाहे वो किसी भी राज्य में हो, पुलिस विभाग हो, आपका एजुकेशन हो, हेल्थ हो, कोई भी डिपार्टमेंट आप ले लीजिए, रिक्त पद हर विभाग में है, पूरे देश के अंदर हैं। और उन रिक्त पदों को पिछले कई सालों से, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है तब से, ये पिछले बहुत सालों से ही ये रिक्त पद पड़े हुए हैं। हमारी मांग है कि भाई जो पद रिक्त पड़े हैं, चाहे वो रेलवे में हो, रेलवे तो बड़ा डिपार्टमेंट है और केंद्र के अधीन भी आता है, तो हमारी ये मांग है कि ये जो पद हैं, जो रिक्त पद पड़े हुए हैं, चाहे वो किसी भी उसमें आते हो, चाहे वो मेंटेनेंस के हो, सफाई कर्मचारी के हो, इंजीनियर हो, कोई भी हो, हमारी मांग ये है कि उन रिक्त पदों को भरा जाए। अगर उन रिक्त पदों को भरा जाता है तो देश की जनता जो आज बेरोजगारी झेल रही है, जो आज का युवा पीढ़ी जिस तरह से त्राही कर रहे हैं, बेरोजगारी आप देख रहे हैं किस प्रकार है, पढ़े लिखे बच्चे बहुत सारे घूम रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। अगर रिक्त पदों को भरा जाता है तो बहुत सारे, कई लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा। वो अपना रोजगार की बात से यहाँ पर एक मांग और मुझे नजर आ रही है आपकी। जी। उच्चतम न्यायालय के आदेश अनुसार पूरे भारतवर्ष में समान वेतन समान कार्य की जो बात आपने मांग में उठाई है, जी देखिए मरियोला साहब, मैंने भी वर्षों यहाँ पर काम किया है और वर्षों से मैं भी देख रहा हूँ, जब प्रधानमंत्री जी मोदी जी प्रधानमंत्री जी बनकर आए, उन्होंने भी ये बात कही जनता से, और जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल झाड़ू का चिन्ह लेकर सफाई कर्मचारियों को मोहित करने के लिए आए, तो सबसे पहली बात उन्होंने भी यही कही। क्या इस पर प्रशासन ने अभी तक कोई भी कार्रवाई या कोई भी गहनता दिखाई है? आपको लगता है ऐसा? देखिए सैफी जी, जो समान काम और समान वेतन की बात है, एक कच्चा कर्मचारी भी उतना ही काम करता है जितना पक्का करता है। जब पक्का कर्मचारी जितना काम कर रहा है और उतना ही कच्चा कर्मचारी काम कर रहा है, तो जब काम में भेदभाव नहीं तो वेतन में भेदभाव क्यों? सच्चा बात, बिल्कुल सही बात है। तो ये भेदभाव पूरे देश में हो रहा है, ये सिर्फ दिल्ली की ही बात नहीं है, पूरे देश के अंदर भेदभाव किया जा रहा है। और इसी भेदभाव के खिलाफ हमने ये पदयात्रा हम जो निकाल रहे हैं, अपने शरीर को कष्ट देंगे हम, तो सिर्फ इसीलिए कि जो हमारे कच्चे कर्मचारी हैं उनको भी पक्के कर्मचारी के बराबर वेतन दिया जाए, उनको भी उसी तरह की फैसिलिटी दी जाए। हम ये भी कह रहे हैं कि जब तक कर्मचारी पक्का नहीं होता, देखिए बहुत सारे कर्मचारी और बहुत सारे यूनियन लीडर भी ये भी कहते हैं कि भाई जब वो समान काम का समान वेतन दे देंगे तो पक्का क्यों करेंगे? बिल्कुल। लेकिन हमारी मांग ये है, जब तक वो पक्के नहीं होते, पक्के कराने की मांग हमारी लगातार चल रही है और चलती रहेगी। लेकिन ये एक राज्य की बात नहीं है, पूरे देश की बात है। हम ये चाहते हैं कि जब तक कर्मचारी को पक्का नहीं किया जाता, तब तक उन्हें समान काम का समान वेतन देना चाहिए। और ये माननीय उच्च न्यायालय के आदेश हैं, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश हैं कि ये जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको समान काम का समान वेतन दिया जाए। लेकिन राज्य सरकारें इस पर अमल नहीं कर रही हैं, राज्य सरकारों को जगाना है, इसीलिए पदयात्रा निकाली जा रही है, इतनी दूर से हम आ रहे हैं पैदल। एक बात और है यहाँ पर, मुझे यहाँ जो दिखाई दे रही है जी, आप यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ठेकेदारी, मरियोला साहब, लड़ाई होते होते भी, इतनी सारी यूनियनों ने प्रदर्शन करते करते भी यूनियन ने प्रशासन ने यूनियनों की बात को ना मानते हुए और कर्मचारियों को नजरअंदाज करते हुए कहीं ना कहीं ठेकेदारी प्रथा को आगे बढ़ाया है और उन्होंने लागू भी की है। इसको लेकर आप कर्मचारी को क्या बताना चाहेंगे? देखिए, ठेकेदारी भी उसी प्रकार एक कैंसर है जिस प्रकार एनपीएस है। ठेकेदारी समझ लीजिए शोषण की गारंटी,
जी। अगर कर्मचारी भर्ती होती है, अगर वो ठेकेदार के अधीन भर्ती होता है तो वो उसको कभी भी हटा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये वो पहले ही क्लियर कर देते हैं। और कर्मचारी को अगर वो 6 महीने, साल, 2 साल, 10 साल वो काम करा करके हटा देते हैं, तो उसके बाद अगर मान लिया जाए कोई कर्मचारी 30 साल की उम्र में लगता है, 10 साल बाद उसको हटा देंगे, 40 साल की उम्र में वो कहां जाएगा? कहाँ जाएगा? सही बात है, कहाँ जाएगा? तो ये जो शोषण की गारंटी है, शोषण होगा उसमें कर्मचारी का, तो ठेकेदारी क्यों? बिल्कुल ठेकेदारी बिल्कुल, क्यों होनी सच्चाई है, चाहिए? सच्चाई है। देखिए, हाँ, अगर किसी व्यक्ति का जो इस देश में जो व्यक्ति रह रहा है वो चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, लेकिन उसका अधिकार है, उसका हक है इस देश पर। वो जब इस देश का नागरिक है तो उसको भी और लोगों की तरह उसको हक मिलना चाहिए। बिल्कुल ठेकेदारी क्यों? जब सरकार चल रही है तो अगर ठेकेदारी ही होनी तो सब कुछ ठेकेदारी पे हो, संसद भवन हो, एमएलए एमपी सभी ठेकेदार के हो। तो बिल्कुल जब बिल्कुल, जब सच्चाई ये है। लोग सरकारी हो सकते हैं तो कर्मचारी ठेके पे क्यों, वो सरकारी क्यों नहीं हो सकते? अच्छा, तो हमारी ये एक जो मांग मांग है। है, एक जो मांग है इसमें मेहरुलिया साहब, मैंने ये देखा इसके अंदर और मुझे बहुत अच्छी भी लगी है मांग आपकी जी इसमें, कि भगवान त्रिकालदर्शी भगवान वाल्मीकि प्रकट महोत्सव को जी राजकीय अवकाश माना जाए, क्योंकि ये मांग सर्व वाल्मीकि समाज के लिए आपने उठाई है और मैं भी आपको इसके लिए अप्रिशिएट करता हूं। मैं भी ये मानता हूं कि ये होना चाहिए। इससे जी कर्मचारियों का जो है मनोबल भी बढ़ेगा और जी कर्मचारियों कुछ तो वाल्मीकि समाज के लिए प्रशासन की तरफ से हो पाए। इसके लिए क्या जी बताना चाहिए? देखिए सैफी जी, जिस राम के नाम पर इतना भव्य मंदिर बनाया जा रहा है, जी जी जी, जिस बड़ी राम बात। की पहचान, जिस राम की पहचान भगवान वाल्मीकि जी से है, बिल्कुल अगर है। भगवान वाल्मीकि जी ना होते तो राम को शायद ही कोई जानता, मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कोई जानता। बिल्कुल सच्चाई है ये। जी, तो अब रामायण के रचयिता भगवान वाल्मीकि जी और उनकी वजह से, वाल्मीकि जी की वजह से राम की पहचान है। रामनवमी की छुट्टी हो सकती है, हम्म। तो जिन्होंने राम को पहचान दी उनकी जन्मोत्सव पर या प्रकटोत्सव पर उनकी छुट्टी क्यों नहीं होनी चाहिए? बल्कि इस सर्व बात को ऐसे कहा जाएगा कि जी भगवान वाल्मीकि एक ऐसे महापुरुष, ऐसे देवता, ऐसे भगवान मैं कहूंगा भगवान उनको। जी और उनकी वजह से ही, सही बात है, आज जो दुनिया ने जाना भगवान राम को, तो उन्हीं की वजह से जाना, ये छुट्टी उनकी होनी चाहिए। जी अच्छा, आपने इंटरव्यू के दौरान एक बात बोली, मुझे वो बात कहीं ना कहीं मैं उसका बारे में जानना चाहता हूँ आपसे। जी आपने कहा कि 22 दिन तक हम घर वालों से दूर रहेंगे। जी जितने भी उसमें लगभग कितने कर्मचारी सम्मिलित हो रहे हैं इस यात्रा के अंदर, पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ। हाँ, सैफी जी देखिए, इसमें ये हम में कुछ 6-7 ही लोग हैं जो इस पदयात्रा में, जो पदयात्रा में रहेंगे, लगातार कंटिन्यू चलते रहेंगे। कितने लोग बताए आपने? करीब 6-7 लोग हैं करीब। ठीक है, तो इनके हाँ, परिवार का जो दृष्टिकोण है वो क्या है इस यात्रा को लेके? मैं आपके परिवार का जानना चाहता हूँ। देखिए, अगर मैं अपनी बात करूं, मैं दिल्ली में रहता हूं और जो मेरे साथी हैं वो भी दिल्ली से ही हैं सभी। लेकिन खुशी की बात यह है कि पूरे देश से इस पदयात्रा को समर्थन मिल रहा है। चाहे वो रेलवे के डिपार्टमेंट के लोग हों, रेलवे की संगठन, जो रेलवे की जो यूनियन है, नॉर्दर्न रेलवे की जो यूनियन है वो इस पदयात्रा का समर्थन कर रही है। इधर से हमारे को और भी अलग अलग जो दिल्ली से भी बहुत सारे संगठनों का इसमें समर्थन मिल रहा है। तो अगर जैसे अभी आपने बताया 22 दिन हम घर से बाहर रहेंगे, तो बहुत सारे लोग सैफी जी मजाक उड़ाते हैं, हमारा मजाक उड़ा रहे हैं कि भाई आप लोग अमृतसर से क्या लाएंगे। तो ये लोग मजाक उड़ाने भी वाले भी हैं, लेकिन कम से कम हमने एक जज्बा दिखाया है, कि हम हिम्मत दिखाई है हमने कि हम अपने परिवार से 22 दिन घर से दूर रहेंगे, पैदल भी चलेंगे, रास्ते में हमें खाना मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, हम कहां सोएंगे कहां नहाएंगे इस बात का हमें नहीं पता है, लेकिन हमने ठान लिया है हम ये पदयात्रा करेंगे तो करेंगे। और रास्ते में हमारे बहुत सारे साथी हैं संगठनों से, अलग अलग संगठनों से, हमारे संगठन से नहीं, अलग अलग संगठनों से लोग, बहुत सारे लोग बधाइयां दे रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, नेक काम कर रहे हो, हम आपके साथ हैं। फोनों पे संपर्क हो रहा है, पंजाब में संपर्क हो रहा है, हरियाणा में संपर्क हो रहा है, आपका इंदौर में से फोन आए हैं, आपका उत्तर प्रदेश से हमारे पास बहुत सारे लोगों के फोन आए हैं, बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो ये हिम्मत मिलती है हमें, ये हिम्मत मिल रही है। सवाल, क्योंकि इंटरव्यू ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। जी जी तकरीबन 20 मिनट का इंटरव्यू होने जा रहा है और मैं आपके आखिरी सवाल यही जानना चाहता हूँ बस, छोटे कम शब्दों में, कि क्या इस यात्रा का प्रभाव और इस यात्रा का फायदा सफाई कर्मचारी वर्ग को मिल पाएगा? आपका क्या दृष्टिकोण है? आपका आखिरी सवाल का जवाब क्या है इसको लेकर? देखिए सैफी जी, जैसे मैंने पहले ही कहा था
कि हम पिछले 25 सालों से कर ही क्या रहे हैं, प्रदर्शनी तो कर रहे हैं, लेकिन ये अलग सोच है, अलग पहल है, और मुझे लगता है कि मैं इसमें कामयाब होंगे, क्योंकि हम गृह मंत्रालय तक जाएंगे। गृह मंत्रालय हम देखिए, मैं आपको पूरा डिटेल में बता दूं, हम 19 तारीख को यात्रा शुरू कर रहे हैं, और हम 9 तारीख को दिल्ली में प्रवेश करेंगे। भगवान वाल्मीकि प्रकटोत्सव के दिन हम दिल्ली में प्रवेश करेंगे। दिल्ली में प्रवेश करके हम लाल किले तक जाएंगे। लाल किले में हमारे साथी हैं, वो उन्होंने हमें आमंत्रित किया है कि भाई आप इतनी लंबी यात्रा करके आ रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप लाल किला, जहां से भगवान वाल्मीकि प्रकटोत्सव की झांकी निकलती है, वहां उन लोगों ने हमें आमंत्रित किया है। उन्होंने कहा कि भाई आप लोग यहाँ पे आइए, हम वहां पे उस झांकी में शामिल होंगे, और वहां से पैदल चलते हुए पचकुइया मंदिर तक जाएंगे 9 तारीख को ही। और 9 तारीख की रात को हम पचकुइया वाल्मीकि मंदिर में रुकेंगे, और 10 तारीख को हम पूरे देश से लोगों को बुला रहे हैं, दिल्ली के बहुत सारे लोगों को बुला रहे हैं, अपने सफाई कर्मचारी भाई बहनों को बुला रहे हैं, रेलवे के लोगों को बुला रहे हैं, टीचरों को बुला रहे हैं, डॉक्टरों को बुला रहे हैं, नर्सों को बुला रहे हैं, इंजीनियरों को बुला रहे हैं, हम सबको बुला रहे हैं। ये आंदोलन सबका आंदोलन है, हम सबको बुला रहे हैं। पचकुइया मंदिर 10 तारीख को सुबह 9 बजे वहां पे बुला रहे हैं हम। वो सब लोग वहां पर आएंगे, और हम वहां से पैदल मार्च करते हुए गृह मंत्रालय तक जाएंगे, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को ज्ञापन देंगे। तो ये कहीं ना कहीं देखिए दोस्तों, मैंने पूरी जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश की है, और मैं भी तहे दिल से ये दुआ करता हूं कि मेहरोलिया साहब व इनके साथियों की ये पद यात्रा, ये पीड़ा जो उसमें होने वाली है, और जो परेशानियों का सामना करने वाले पाली टीम है पूरी की पूरी, इसकी वो समस्याएं दूर हो, इसकी वो परेशानी ऊपर वाला दूर करे, और कहीं ना कहीं कर्मचारियों को इस बार तो कहीं ना कहीं ये फायदा इनकी यात्रा से पहुंच जाए। तो दोस्तों, ये वो पूरी खबर थी जो आप तक पहुंचाई है। मिलते हैं आपसे अगली खबर में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।